इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज के बारे में और कैसे कंपनीज या फर्म्स इसको अचीव कर सकती हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना डिफिकल्ट टॉपिक कुछ है नहीं है, ये आपको इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किसको इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं बोलते हैं। अगर मान लो पूरी वीडियो में आप ये सोचना कि आप इंडिया में हो, इंडिया में बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, इंडिया में अच्छा चल रहा है, अभी आप सोच रहे हो इंडिया के बाहर बिजनेस करने का, इंटरनेशनल बिजनेस करने का। ठीक है, तो अगर आपका इंडिया में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया के कंपैटिटर्स को आप पीछे छोड़ चुके हो, तो उसको आप इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज क्या होता है? रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू आउट परफॉर्म इट्स राइवल इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस। ठीक है, ग्लोबल मार्केट प्लेस में अगर आप कंपैटिटर्स से लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई एज एन उनसे compete कर रहे हो और उनको आउट परफॉर्म कर रहे हो, उनसे बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भैया ये इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज है। This advantage is achieved when a company can deliver greater value to customers or produce goods and service more efficiently than its competitors. तो competitive advantage का मतलब वही होता है कि आप competitors से कितना अच्छा कर रहे हो। और competitive advantage अचीव करने का क्या तरीका हो सकता है कि या तो आप कस्टमर्स को बहुत अच्छी वैल्यू डिलीवर करो, ठीक है, जो भी वो पैसे दे रहे हैं ना उसके बदले उनको बहुत ऐसे सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ जो आपके कंपैटिटर्स अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपैटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो या अचीव कर सकते हो। इट अलाउज फर्म्स टू डोमिनेट इंटरनेशनल मार्केट्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर। ऑब्वियसली अगर आप कंपैटिटर से अच्छा करोगे किसी भी बिजनेस में, जो भी आपके राइवल्स हैं उनसे अच्छा करोगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपका मार्केट शेयर बहुत अच्छा होगा। और आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जाते हो, जैसे आप इंडियन कंपनी हो, मैंने बताया था, अगर आप यूएस के मार्केट में जाके वहाँ पे कंपैटिटिव एडवांटेज ले लेते हो, मतलब आप वहाँ के कंपैटिटर से बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप डोमिनेट कर सकते हो उस मार्केट को। उस मार्केट के बेसिकली हिंदी में बोला जाए तो राजा बन सकते हो आप। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज। और क्या लिखा गया इसके बारे में? दिस एडवांटेज कैन बी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, इनोवेशन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अब कंपैटिटिव एडवांटेज कैसे लिया जा सकता है, इसको वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरी वीडियो में। या तो आप कॉस्ट लीडरशिप कर लो, या तो आप सस्ता माल बेचने लग जाओ, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाओ मार्केट में। ठीक है, कि आप चीप एंड बेस्ट क्वालिटी दे रहे हो, तो आप कंपैटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। जो कस्टमर्स हैं वो कंपैटिटर्स के पास ना जाके आपके पास जाएंगे। ये आप डिफरेंशिएशन लाओ, मतलब आप इनोवेशन करो, आप डिफरेंट प्रोडक्ट दो, आप ग्रेट वैल्यू दो कस्टमर्स को, तो आप कंपैटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। इनोवेशन आप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विस में। और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, अच्छे से बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका करके आप कंपैटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। इसके अलावा भी 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो कि आप आने वाली वीडियो में अभी देखोगे। ठीक है, Achieving international competitive advantage is crucial for firms aiming to expand and succeed in global markets. वही बात कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है ना, आपको लग ही रहा होगा कि अगर competitive advantage कोई भी फर्म अचीव कर लेती है तो वो ईजिली एक्सपैंड कर पाएगी अपना बिजनेस और सक्सेस ले सकती है। अगर वो किसी और कंट्री में बिजनेस कर रही है तो ठीक है, ईजिली सक्सीड हो सकती है वो। It allows firms to attract and retain customers, increase sales, enhance profitability in the face of global competition. ठीक है, जो भी कस्टमर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे अगर आप कंपैटिटर से अच्छा उनको प्रोडक्ट या सर्विस दोगे तो। ठीक है, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी और ग्लोबल कंपटीशन में आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, ये कुछ 6 पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आप मिस कर चुके हो तो पीछे जाके है ना वो तीनों पॉइंट्स भी लिख लेना और ये 3 पॉइंट्स लिख लेना। ये 6 पॉइंट्स आप लिख लो बस इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज में, आपके लिए बहुत है। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आगे भी, क्योंकि यही सब रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो आपको समझ में आ गया भैया क्या होता है इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके वहाँ के कंपैटिटर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कस्टमर्स आपकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे हो वहाँ पे। अभी देखते हैं हाउ फर्म्स कैन अचीव इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज। कैसे अचीव हो सकता है इंटरनेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज? सबसे पहले भैया आप बन जाओ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर किसी भी इंडस्ट्री में। एक इंडस्ट्री होती है जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो कपड़े का कुछ बिजनेस करते हो
तो आप कपड़े के लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाओ, तो आप कॉस्ट लीडर बन जाओगे, ठीक है। तो आप कंपेटिटर्स जो है ना उनसे सस्ते दामों में सामान बेच पाओगे, जिससे आप उनसे ज़्यादा कस्टमर्स को सामान बेच पाओगे, कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है। सेकेंड होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब आप यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विस दो जो कस्टमर्स जिसके लिए पैसे दे रहे हैं ना उनको उसकी वैल्यू मिले। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो अभी तक रिपीट ही होता है, हर साल रिपीट ही होता है ये एग्जांपल, कि डिफरेंशिएशन में एप्पल सबसे नंबर 1 पे। एप्पल भले ही महंगा सामान बेचता है लेकिन वो यूनिक सामान बेचता है, ठीक है। कस्टमर्स को वैल्यू फील होती है एक बार पैसे देने के बाद, ठीक है। थर्ड होता है इनोवेशन। आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हो कॉन्टीन्यूअस इनोवेशन करके अपने प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस प्रोसेस में। आप सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहे हो कस्टमर्स के लिए, आप कुछ ना कुछ नया लेके आए जा रहे हो, ठीक है। किसी भी तरीके का इनोवेशन हो सकता है वो, तो कस्टमर्स जो होंगे वो कंपेटिटर्स के पास ना जाके आपके पास आएंगे। फोर्थ होता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी उनको अच्छे से यूटिलाइज करो, उनको अच्छे से मैनेज करो ताकि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाओ। अगर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लोगे, कंपेटिटर्स क्या पता वो ना कर रहे हो, तो कंपेटिटर्स के ऊपर आपको एक एज प्राप्त हो जाएगी और उनसे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इनको अभी मैं एक एक लाइन में बता रहा हूँ, आगे जाके इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इसके अंदर कंटेंट लिखना है तो आपके लिए आप रुक सकते हो आगे भी वीडियोस में, ठीक है। नहीं तो अगर आपको बस पॉइंट्स लिखने हैं तो आप इतने के बाद, अभी 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इतने के बाद आप जा सकते हो वीडियो से। तो अभी देखते हैं 5th पॉइंट जो होता है ग्लोबल प्रेजेंस एंड मार्केट अडेप्टेशन। अगर आपने ग्लोबल प्रेजेंस बना ली और मार्केट को अडेप्ट कर लिया, मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट कर लिया, तो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकती है, ठीक है। लोकल मार्केट्स को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर्स को चाहिए क्या। अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो आप इजीली कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। और 6th होता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। आप कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने ऑपरेशन में। है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैसे हो गई, आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, प्रोसेस यूज़ करोगे, आप सोसाइटी के बारे में भी सोचोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह करोगे, है ना। वो सारा हो गया सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अगर वो सारी चीज़ें करते हो ना तो जो कस्टमर्स इस चीज़ के लिए सेंसिटिव हैं कि भैया हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब तो नहीं कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपकी तरफ ज़्यादा आएंगे और वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है। ये कुछ 6 वेज थे जिसके ज़रिए कंपनीज इंटरनेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है। इनको 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। लो कॉस्ट प्रोड्यूसर आप बन रहे थे इंडस्ट्री में, सबसे पहले आप इसमें क्या कर सकते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको अगर लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना है तो आप बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हो, प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा और सस्ते पे आप सामान बेच सकते हो। एफिशिएंट ऑपरेशन, जो भी आपके ऑपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन कर दो। आप बहुत मैनुअल चीज़ें मत करो, ऑटोमेट कर दो सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज़ करते हो वो लेटेस्ट यूज़ करो जिसमें वेस्टेज कम हो, ठीक है। फिर आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको अच्छे से मैनेज करो। उसमें देखो कि कुछ वेस्ट तो नहीं है, कुछ में फालतू को चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपका क्या होगा, कॉस्ट बढ़ सकता है ना। तो मैनेज अगर अच्छे से करोगे तो आप कॉस्ट कम रखोगे और जिसकी वजह से आप कॉस्ट लीडर बन सकते हो। तो ये 3 वेज होते हैं जिसकी वजह से आप कॉस्ट लीडरशिप हासिल कर सकते हो। इसका एग्जांपल हो सकता है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट सस्ती चीज़ें बेचता है, कैसे बेचता है, वॉलमार्ट अचीव्स लो कॉस्ट लीडरशिप थ्रू एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लार्ज स्केल ऑपरेशंस इनेबलिंग इट टू ऑफर लो प्राइसेस, ठीक है। उसने सप्लाई चेन को अच्छे तरीके से मैनेज किया और वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज लेके लो कॉस्ट पे चीज़ें बेच सकता है या लो प्राइसेस पे चीज़ें बेच सकता है। ये तो था कॉस्ट लीडरशिप। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन कैसे अचीव होगी, इनोवेशन करके अचीव होगी, ठीक है। कि इनोवेट करते रहो प्रोडक्ट सर्विस कस्टमर्स की नीड को मैच करने के लिए, कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करो। फिर आप क्वालिटी पे फोकस करो। ये मत देखो कि आपको सस्ता सामान बेचना है, आप देखो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो अच्छे से मीट होने चाहिए, ठीक है। और आपकी एक ब्रांड रेपुटेशन बननी चाहिए, ठीक है। ब्रांडिंग हो गया बेसिकली। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी दैट रेजोनेट विद कस्टमर ग्लोबली, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी बनाओ। इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था कि एप्पल होता है, एप्पल डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। एप्पल की ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है, प्राइसेस की तरफ जाते ही नहीं है भाई इसके कस्टमर्स बोलते हैं हमें तो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को अचीव कर सकते हो। अब इनोवेशन की बात करते हैं कि भाई इनोवेशन करके प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस प्रोसेसेस में भी तो आप कर सकते हो कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन,
इनोवेशन कैसे करोगे आप? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, जिसकी वजह से आपको टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज होगी, सोल्यूशंस की नॉलेज होगी, जो कंपेटर्स के पास नहीं होगी, तो आपके पास पहले आ जाएगी, है ना। फिर आप कोलैबोरेट कर सकते हो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, रिसर्च सेंटर्स के साथ, या किसी यूनिवर्सिटी के साथ, है ना, जहाँ से आपको इनोवेशन करने में सहायता मिलेगी। एजिलिटी का मतलब क्या होता है? एजिलिटी का मतलब बेसिकली ये समझ लो कि फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा बनाओ कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में उसको आप इजीली अडेप्ट कर पाओ, एक्सपेरिमेंट्स कर पाओ इजीली, है ना। अगर वो आप बनाते हो तो आप इनोवेशन की तरफ जा रहे हो, और अगर आप इनोवेशन की तरफ जा रहे हो मतलब आप कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ जा रहे हो। टेस्ला ने भाई यही किया था, बिल्कुल सही बात है, सबको पता होगा आपको। टेस्ला लेवरेजेस इनोवेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड बैटरी प्रोडक्शन टू मेंटेन अ कंपेटिटिव एज इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ठीक है। तो टेस्ला ने यही तो किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे पहले लेके आ गई, जो भी बैटरी प्रोडक्शन था, जिसकी वजह से उसको एक एज मिली हुई है। अभी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता है ना, ईवी की बात करता है, तो टेस्ला सबसे पहले दिमाग में आती है। फिर आता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। आप टैलेंट मैनेजमेंट कर सकते हो कि जो भी आपके पास लोग हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज करो। फिर आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, ऐसा तो है नहीं है कि आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो यही चीज़ देखना कि रिसोर्स जो आपके पास हैं उसको अच्छे से आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी में भी यही हो गया कि एडवांस टेक्नोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट करो, जिसकी वजह से आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो, जो भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, ताकि वो पड़े पड़े ऐसे वो ना हो, ठीक है। इन्वेस्ट करो, उससे भी पैसा आएगा, उससे भी आपको एज मिल सकती है। टोयोटा ने यही किया था। टोयोटा ने क्या किया था, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करके, उनका एक टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम था TPS, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया, जिसकी वजह से उन्हें एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हासिल करने में सहायता मिली, ठीक है। फिफ्थ होता है ग्लोबल प्रेजेंस कैसे बनाएंगे भैया, मार्केट अडेप्ट कैसे करेंगे। मार्केट रिसर्च कर लो, मार्केट रिसर्च करके आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कंडीशंस क्या हैं, कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल प्रेजेंस बना सकते हो, या मार्केट अडेप्टेशन में आपको हेल्प मिल सकती है। लोकलाइजेशन कर लो कि जो भी जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंट्री में आपका बिजनेस है, उसके हिसाब से वहाँ के प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को आप यूज़ करो या अडेप्ट करो, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोकल टेस्ट जो होगा, लोकल प्रेफरेंसेस जो होंगे उनको मैच कर पाओगे वहाँ के कस्टमर्स की, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लो आप किसी इंटरनेशनल फर्म्स के साथ, तो आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल आपने देखा कि भैया आप मेरे को तो यूएस में बिजनेस करना है, ठीक है, तो यूएस में आपने देखा कि इस इंडस्ट्री में ये सबसे ऊपर फर्म है, उसके साथ ही जाके भैया हाथ मिला लो आंख बंद करके, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, आपका तो कंपेटिटर खत्म ही हो गया ना, सबसे बड़ा जो कंपेटिटर था, अब आप उसके साथ मिलकर आप बिजनेस करके बाकी कंपेटिटर से अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो या अच्छा सर्व कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया था, मैकडॉनल्ड्स यही करता है, जिस भी कंट्री में जाता है वहाँ की लोकल टेस्ट और प्रेफरेंस को अडेप्ट कर लेता है। जैसे इंडिया में उसने क्या किया, यूनिक प्रोडक्ट सच एज महाराजा मैक इन इंडिया, महाराजा मैक बर्गर था एक, उसने इंडिया में लागू किया। वैसे किसी और कंट्री में नहीं मिलता है वो, जस्ट बिकॉज वो इंडिया में आया तो इंडिया में वो ये चीज़ लेके आया। तो जहाँ पे आप हो, जैसा देश वैसा भेष अगर आप अपना लेते हो तो आप ग्लोबल प्रेजेंस या मार्केट अडेप्टेशन ईजिली अचीव कर सकते हो। लास्ट होता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इसमें अब सबसे पहले आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, एनवायरनमेंट को आप ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी करो, कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन एमिशन कम कर दिया, एनर्जी एफिशिएंट जो भी आपका प्रोसेस है, तो कस्टमर्स क्या होंगे, आपके पास ज़्यादा आएंगे कि भैया ये है ना हमारे देश के लिए भी सोच रहा है, हमारे अर्थ के लिए भी सोच रहा है, और कस्टमर्स के लिए तो सोच भी रहा है ये बिजनेस, ठीक है। फिर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दो कि जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो, इन रिटर्न आप क्या दे रहे हो उस सोसाइटी को, है ना। तो फर्म्स की रेपुटेशन में बहुत सहायता करती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है यूनिलीवर। यूनिलीवर एक कंपनी है जिसने क्या किया, उसने सस्टेनेबिलिटी को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट किया। सस्टेनेबल तरीके से हम जो भी है प्रोडक्शन करेंगे, जो भी सामान वामान बेचेंगे, ठीक है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए, उसने एनवायरनमेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसको एक एज मिली। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है इंटरनेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और लाइक तो हो जानी चाहिए यार वीडियो। अगर नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो जाके, और लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब तो बनता है चैनल को,
है ना। चैनल बहुत यूज़फुल है, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, भले ही आप सारी वीडियोस मत देखो इस चैनल पे, लेकिन फ्यूचर में अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो ना, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसे काम करती है कि अगर आपने जिस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसकी वीडियोज़ वो आपको ऊपर दिखाएगा, प्रेफर्ड वीडियोज़ में दिखाएगा कि क्या पता आप उस वीडियो को देख लो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।